ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, 1950 में बना था, 75 साल हो चुके हैं। हमने हाईवे बना लिया, एक्सप्रेसवे बना लिया, एयरपोर्ट बना लिया, अग्नियान बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, लेकिन 75 साल पुराने इस कानून को बदला नहीं। और नतीजा यह हो रहा है, गुंडे, बदमाश, माफिया, स्मगलर, हत्यारे, बलात्कारी पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। इस कानून को बदलने के लिए वेंकटचलैया कमीशन ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दिया था। वेंकटचलैया कमीशन अटल जी ने बनाया था सन 2000 में, और दुनिया का सबसे बेहतरीन जुडिशियल कमीशन है, जिसमें 4 तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 2 अटॉर्नी जनरल थे। उस वेंकटचलैया कमीशन ने 2002 में जो अपनी रिपोर्ट दिया था, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत सारे सुझाव दिए थे। लेकिन 2025 आ चुका है, वेंकटचलैया कमीशन की रिपोर्ट आज तक पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई, पार्लियामेंट के पटल पर ही नहीं रखी गई। इस कानून को बदलने के लिए लॉ कमीशन कई सारे सुझाव दे चुका है, लेकिन लॉ कमीशन की कोई एक भी रिपोर्ट आज तक पार्लियामेंट में टेबल नहीं की गई, पार्लियामेंट के पटल पर नहीं रखी गई, उस पर चर्चा हो सके। इस कानून को बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन कई सारे सुझाव दे चुका है, बहुत सारे सुझाव दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सुझावों को भी आज तक पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखा गया कि उस पर लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो। तो नतीजा यही हो रहा है, गुंडे, बदमाश, माफिया, माओवादी, नक्सली, काले कारोबारी, ठीक है, इस तरीके के लोग टिकट खरीद खरीद के सांसद बन रहे, विधायक बन रहे, पार्षद बन रहे, प्रधान बन रहे। आप बताइए, आज की डेट में अगर एक शिक्षक बनने के लिए, स्कूल का टीचर बनने के लिए, 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होता है, उसके लिए अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, टेट हो सकता है, तो सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं एक प्राइमरी एग्जाम होना चाहिए, जिससे पता चले कि भाई ठीक है, जो लोग थोड़ा से संविधान को जानते हैं, जो कानून को जानते हैं, जो समाज को जानते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर को जानते हैं, वही लोग सांसद बने, वही लोग विधायक बने। क्यों नहीं हम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर देते हैं पार्षद प्रधान के लिए? अरे हम कहते हैं पार्षद प्रधान के लिए ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम सिपाही के बराबर तय कर दे, 10वीं पास 12वीं पास कर सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। विधायक सांसद बनने के लिए ज्यादा और कुछ नहीं तो कम से कम इंस्पेक्टर के लिए जितनी होती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, सिंपल ग्रेजुएशन, उतना तो कर ही सकते हैं। बहुत हाई फाई टेस्ट नहीं लेना है, फिर भी एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट लेके कम से कम फिल्टरिंग तो कर सकते हैं, भाई थोड़े लोग पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग आए। क्यों नहीं इस पर चर्चा हो सकती? क्यों नहीं हम मैक्सिमम एज लिमिट सेट करते? चलो हम कहते हैं 75 साल करना है, 70 साल करना है, जो भी करना है, लेकिन एक मैक्सिमम एज लिमिट क्यों नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज है, जिनको कोई फिजिकल काम नहीं करना होता है, केवल पढ़ना होता है और फैसला देना होता है, उनके लिए अगर मैक्सिमम एज लिमिट 65 हो सकती है, तो सांसद विधायक को तो पढ़ना भी है, लिखना भी है, बोलना भी है, देश में घूमना भी है, चारों तरफ जाना भी है, स्टैंडिंग कमेटी में भाग लेना है, उनके लिए क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल में अनफिट हो जाते हैं, हाई कोर्ट के जज 62 साल में अनफिट हो जाते हैं, बाकी और सरकारी कर्मचारी 60 साल में अनफिट हो जाते हैं नौकरी के लिए, तो सांसद विधायक का काम क्या आपको लगता है ज्यादा आसान है? क्या वो 75 साल तक आदमी कर लेगा? इस पे चिंता हो, चर्चा होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट पे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आखिर एक जिसके खिलाफ गंभीर चार्ज फ्रेम हो जाता है, गंभीर मामलों में, हत्या में, बलात्कार में, किसी मामले में, वो आदमी थानेदार भी नहीं बन सकता, हवलदार भी नहीं बन सकता, पेशकार भी नहीं बन सकता, लेखपाल भी नहीं बन सकता, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है, सांसद विधायक बन सकता है, पार्षद प्रधान बन सकता है, और इवन वो मंत्री बन सकता है। कानून तोड़ने वाले मंत्री बन रहे हैं, जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्जेस फ्रेम हो गए। चलो मान लो छोटे मोटे रोड रोकने में, जाम लगाने में, धरना प्रदर्शन का मामला है, बात समझ में आती है। लेकिन जिसके खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मामलों में चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। मैं एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चार्जशीट फाइल होने की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं इसके बाद वाली स्टेज, चार्जेस फ्रेम, कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है दोनों पक्षों को सुनने के बाद। क्यों नहीं एक हम कानून बनाते भैया जिसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका गंभीर मामलों में, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा जब तक बरी नहीं होगा? क्यों हम नहीं कानून बना रहे कि जो आदमी सजा याफ्ता है, उसके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे और चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होगा? एक व्यक्ति को 2 दिन की सजा हो जाए, मात्र 48 घंटे की सजा हो जाए, वो जिंदगी भर के लिए चपरासी भी नहीं बन सकता।
वो जिंदगी भर के लिए होमगार्ड भी नहीं बन सकता, जिंदगी भर वो क्लर्क नहीं बन सकता। और यहां ये कानून कहता है कि 2 साल तक की सजा होगी, तब तो कोई रोक ही नहीं है चुनाव लड़ने पे। याद रखिए, एक व्यक्ति को 2 दिन की सजा हो जाए तो चपरासी नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, हवलदार नहीं बन सकता। लेकिन 2 साल तक की सजा हो तब भी वो सांसद, विधायक, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तब चुनाव लड़ने पे रोक लगेगी, वो भी पूरी जिंदगी का नहीं, मात्र 6 साल का। और पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे तो वो भी रोक नहीं है। जैसे चौटाला थे, सजा हो गई तो चुनाव नहीं लड़ पाए तो पार्टी अध्यक्ष बन गए। लालू है, अब उनको सजा हो गई है, चुनाव नहीं लड़ पा रहे तो पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। शशिकला पार्टी अध्यक्ष बन के बैठी हुई है, मधु कोड़ा पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए, जेल में बंद हैं, सजा हो चुकी है, सजा काट रहे हैं, फिर भी पार्टी अध्यक्ष बन के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। जेल में रहने वाला व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। आप जरा सोचिए, जेल में रहने वाला व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, लेकिन जेल में रहने वाला व्यक्ति नॉमिनेशन फाइल कर सकता है और उसके बाद जमानत पे आके चुनाव प्रचार भी कर सकता है। अभी दिल्ली के चुनाव में मिली थी, जिसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, गंभीर मामलों में ट्रायल चल रहा है, दंगे के मामले में ट्रायल चल रहा है, उसको भी जमानत मिली थी, पैरोल मिली थी, भाई ठीक है जाओ चुनाव प्रचार करो। इस घटिया कानून को बदलने के लिए आवाज उठाइए। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक अच्छे लोग न पार्षद बनेंगे, न प्रधान बनेंगे, न सांसद बनेंगे, न विधायक बनेंगे। और जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे इस देश का कुछ नहीं हो सकता। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक संसद, विधानसभा में केवल तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती होगी, बतौलेबाजी होगी, तू चोर मैं सिपाही होगा, लच्छेदार भाषण होंगे, शेरो शायरी होगी, कविता पाठ होगा, यही होगा। इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न जिहाद खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा, न अवैध निर्माण खत्म होगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे वही फिर से माफिया, काले कारोबारी, हवाला कारोबारी, इस तरीके के लोग जब तक राजनीति में आते रहेंगे तब तक कभी मणिपुर जलेगा, कभी छत्तीसगढ़ में हमारे सैनिक मारे जाएंगे, कभी बांग्लादेश के बॉर्डर पे कुछ होगा, कभी कश्मीर में कुछ होगा, कुछ न कुछ चलता रहेगा। इसलिए अच्छे लोग तभी आएंगे जब ये घटिया कानून बदलेगा जो 1950 में बना था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इस कानून को बदलने के लिए आवाज उठाइए। आखिर हम पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं ला रहे? पॉलिटिकल पार्टियों का इतना इंपॉर्टेंट काम होता है। पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कौन गवर्नर बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करता है कौन राष्ट्रपति बनेगा। फिर पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आनी चाहिए? आज की डेट में जब सब लोग एटीएम पे एटीएम ले रहे हैं, गोलगप्पे वाला भी पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट लेने लग गया है, फिर पॉलिटिकल पार्टियों को कैश में डोनेशन क्यों? 100% कैशलेस डोनेशन क्यों नहीं? पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर क्यों नहीं अनिवार्य कर दिया जाए कि ना आप कैश में 1 रुपए ले पाएंगे, ना आप कैश में 1 रुपए खर्च कर पाएंगे? आपको 100% कैशलेस होना पड़ेगा, 100% कैशलेस डोनेशन लेना पड़ेगा और 100% कैशलेस आपको खर्च करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है इस कानून को बदलने में जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया? सोचिए और इस पे आगे विचार करिए। मैनिफेस्टो की हालत यह है कि हमारा कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। मैनिफेस्टो का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आज तक हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनाया कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट को सबको भरना पड़ेगा। अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दें और उसमें पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको ये बताना है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या सुधार करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था में क्या क्या सुधार करेंगे, न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार करेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार करेंगे, अर्थव्यवस्था कैसे सुधारेंगे, कितना कर्ज है वो कर्ज कैसे खत्म करेंगे, भारत की संस्कृति का उत्थान करने के लिए क्या करेंगे, भारत की परिवार व्यवस्था जो टूट रही है उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे। मैनिफेस्टो में अगर हम डाल दें, उसमें अलग अलग पैरा डाल दें, भाई आप इन सारे आपको भरना पड़ेगा। अगर हम मैनिफेस्टो में अनिवार्य कर दें कि सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कुटुंब प्रबोधन के लिए क्या क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या करेंगे, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, नागरिक कर्तव्य और अच्छा हो उसके लिए क्या करेंगे, छुआछूत को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मजबूरी में अच्छा एक मैनिफेस्टो बनाना होगा।
अभी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे मन करे वैसे फॉर्मेट बना दे। तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, केवल मुफ्तखोरी अपने मैनिफेस्टो में डाल देती हैं, इतने मकान दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतने ये करूंगा, इतने झुग्गी के बदले इतना मकान दूंगा, ये हो जाएगा, बाकी देश गया भाड़ में, टैक्स पेयर का पैसा गया भाड़ में। ऐसे मैनिफेस्टो बना रही जैसे उनके घर का पैसा है, ऐसे मैनिफेस्टो बना रही जैसे उनके जेब में पैसा रखा हुआ है और बांट रही हैं बंदर बांट के तरीके। जो जिसका पैसा है उसकी चिंता नहीं, उसकी भावना क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे टैक्स पेयर को मिलकर कम से कम जितने भारत के मतदाता हैं, जितने भारत के टैक्स पेयर हैं, इनको आवाज उठाना चाहिए इलेक्शन रिफॉर्म के लिए। भाई मैनिफेस्टो में एक फॉर्मेट होना चाहिए कि आतंकवाद कैसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, अलगाववाद रोकने के लिए क्या करेंगे, कट्टरवाद रोकने के लिए क्या करेंगे, धर्मांतरण रोकने के लिए क्या करेंगे, घुसपैठ रोकने के लिए क्या करेंगे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मजबूरी हो जाएगी, या तो वो खाली छोड़े या लिखे, या ये भी लिखे मैं कुछ नहीं करूंगा, या लिखे मैं करूंगा तो क्या करूंगा। तब देश का उत्थान होगा। अगर एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो हो जाएगा तो फिर देश का उत्थान होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहते न चाहते हुए भी उसको लिखना पड़ेगा कि ये इन पॉइंट के ऊपर उसकी क्या राय है। आज भी एक व्यक्ति दो जगह से वोट नहीं दे सकता, लेकिन वो दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। क्यों भाई? अगर वोट दो जगह से नहीं दे सकते तो चुनाव दो जगह से कैसे लड़ सकते? एक वोटर लिस्ट हम क्यों नहीं बना लेते? पार्षद की अलग वोटर लिस्ट बनती है, प्रधान की अलग वोटर लिस्ट बनती है, फिर विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट, फिर लोकसभा की अलग वोटर लिस्ट। पूरे साल यही काम करते रहते हैं बेचारे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो स्कूल के टीचर हैं, बच्चों को कम पढ़ाते हैं, वोटर लिस्ट ज्यादा बनाते रहते हैं। और आज की डेट में हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे एक पोस्ट ऑफिस है। हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर क्यों नहीं बना देते? भाई जिसको वोटर लिस्ट बनवाना है, अपना वोटर आईडी बनवाना है, जाओ वहां पोस्ट ऑफिस में जाओ। पोस्ट ऑफिस में कोई काम तो है नहीं। आज की डेट में कोई अंतरदेशी भेज नहीं रहा, कोई पोस्ट ऑफिस को यूज तो कर नहीं रहा, सब ऑनलाइन मामला चल रहा है, या चल भी रहा है तो कुरियर से चल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस हमारा खाली पड़ा हुआ है। क्यों नहीं हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बना देते? अगर पासपोर्ट हम खुद बनवाते हैं, राशन कार्ड हम जाके खुद बनवा देते हैं, हम ड्राइविंग लाइसेंस जाके खुद बनवाते हैं, तो वोटर आईडी हमारे घर पे क्यों बननी चाहिए? अरे जिसको वोट देना जाके घर बनवाएगा। अब आपको यही अगर करना है कि भाई ठीक है, नहीं लोग नहीं बनवाएंगे, वोट नहीं करेंगे, एक कानून बनाइए। कानून बनाइए कि 18 साल होते ही आपको 3 महीने के अंदर अपना वोटर लिस्ट बनवा लेना है। नहीं बनवाएंगे तो आपको दंड मिलेगा। एक कानून बना दीजिए कि आपको हर हालत में वोटिंग करना ही करना है। अब जो दूर बैठा वोटिंग न कर पाए उसके लिए आप ऑनलाइन फैसिलिटी दे दीजिए। अगर आदमी मुंबई का रहने वाला, कश्मीर का रहने वाला कन्याकुमारी में जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, तो कश्मीर का रहने वाला कन्याकुमारी में बैठे बैठे वोटिंग क्यों नहीं कर सकता? अगर गुजरात का आदमी बंगाल में बैठे बैठे गुजरात के लोगों को पेमेंट कर सकता है, गुजरात में अपने घर में पैसा भेज सकता है, तो गुजरात का आदमी बंगाल में बैठे बैठे अपने क्षेत्र के लोगों को वोट क्यों नहीं कर सकता? अरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। आज की डेट में क्या संभव नहीं है? ब्रह्मोस बन सकता है, परमाणु बम बन सकता है, तो ऑनलाइन वोटिंग के लिए हम सोच नहीं सकते क्या? सोचना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं इस कानून में बदलाव की जरूरत है। इतनी धांधली हो रही है, ठीक है, इतनी नफरत चीजें फैल रही हैं, इतना अपराध बढ़ रहा है, चोरी, मतलब इलेक्शन में घूसखोरी भी चल रही है, इलेक्शन में धांधली भी चल रही है, इलेक्शन में नफरत की राजनीति चल रही है। क्यों चल रही है जानते हैं? क्योंकि ये जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता है, इसमें है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन। पहले भी था, पहले वाले इंडियन पिनल कोड में भी ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन था, इसमें भी ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट है। न पहले वाले में कोई जान थी कानून में, न इसमें कोई जान है। बस सेक्शन अलग हो गया है, चैप्टर का नाम अलग हो गया है। पहले, अब चैप्टर 9 हो गया, पहले अलग चैप्टर था, अब धाराएं अलग हो गई हैं, लेकिन जो कंटेंट वही है। तो जो खौफ ही नहीं है, न चुनाव लड़ने वाले में कोई कानून का खौफ है, न चुनाव लड़वाने वाले में कोई कानून का खौफ है, न चुनाव प्रचार करने वाले में कोई कानून का खौफ है। तो खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। इतनी अराजकता होती है चुनाव के समय, क्यों? क्योंकि हमने जो ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन उसको गंभीर नहीं बनाया, और गंभीर नहीं बनाया तो खौफ नहीं पैदा हो रहा। इलेक्शन एक्सपेंसेस का मामला हो, या करप्ट प्रैक्टिस का मामला हो, या इलेक्टोरल ऑफेंसेस का मामला हो, एकदम कोई सजा ही नहीं है, और सजा होती नहीं है। जब सजा होती नहीं तो खौफ नहीं है, खौफ नहीं है तो खूब मनमानी चल रही है। बूथ तक लूट लेते हैं लोग, एटीएम तक, अपना ईवीएम तक लोग लूट रहे। बंगाल के चुनाव में देखा गया क्या क्या हुआ है। बंगाल के चुनाव में लोगों को पलायन करना पड़ा। क्यों पलायन? इसलिए करना पड़ा कि ये 1950 वाला कानून भी घटिया है, और ये नया जो हमने बीएनएस बनाया है, इसमें भी हमने कोई ढंग का कानून बनाया नहीं। अगर जहां पे इतने सेंसिटिव बूथों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सेंसिटिव बूथों की संख्या इसलिए बढ़ रही कि हमने कानून को कठोर नहीं बनाया।
कानून कठोर हो जाए ना, लोग बिल में दुबक के रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी के ऊपर पत्थर फेंकने की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी ईवीएम को लूटने की, किसी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी घर में जाके गाली गलौज करने की। ये कानून सड़ा हुआ है, इसलिए इलेक्शन में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है, इलेक्शन में काले धन का उपयोग हो रहा है, इलेक्शन में बाहुबल का उपयोग हो रहा है। ये कानून दोनों ही घटिया है, चाहे बीएनएस का ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है। इसीलिए अच्छे लोग न पार्षद बनना चाह रहे हैं न प्रधान बनना चाहते हैं, और जो आते भी हैं उनको किनारे लगा दिया जाता है। रंजन गोगोई साहब आए राज्यसभा में, आज तक मैंने नहीं सुना उनको कोई ढंग की बहस करते हुए, न उनको ढंग का वहां सुझाव लेते हुए, न उनसे कोई सुझाव मांगता है न वो सुझाव दे रहे हैं। क्यों? एक कोने बैठे रहते हैं राज्यसभा बन के, बस राज्यसभा की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन जितना उनका उपयोग हो सकता है नहीं उपयोग हो रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये समाजवाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, ये दुनिया भर के जो वाद चल रहे हैं ना, ये आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए, ये आपको केवल गुमराह करने के लिए। आपको जो दुनिया भर की मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है ना, वो केवल और केवल जैसे अफीम है कि आप अफीम खा के मस्त पड़े रहो। ना आप इलेक्शन रिफॉर्म की बात करो, ना पुलिस रिफॉर्म की बात करो, ना जुडिशियल रिफॉर्म की बात करो, ना टैक्स रिफॉर्म की बात करो, ना एजुकेशन रिफॉर्म की बात करो। आप कोई बात ही मत करो, बस आप उसी में झूमते रहो, सुबह से लेकर शाम तक झूमते रहो। मेरी बात ठीक लग रही हो, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए आवाज उठाइए। ये 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसको बदल के एक नई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय चुनाव संहिता लागू करने की मांग करिए। ये जो इलेक्शन ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन है, भारतीय न्याय संहिता में, इसको बदलने की मांग करिए। इलेक्शन में ऐसी व्यवस्था हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो, गुंडे बदमाश अपराधी एकदम पूरी तरीके से बाहर हो। अरे भाई, मात्र 5000 सांसद विधायक हैं भारत में, 800 सांसद हो गए लोकसभा राज्यसभा के और 4200 विधायक हो गए, केवल 5000। इतने बड़े भारत में क्या 5000 अच्छे आदमी नहीं है जिनको पॉलिटिकल पार्टियां ढूंढ सके? आखिर वही माफिया ही पॉलिटिकल पार्टियों को क्यों दिखते हैं? वही शराब माफिया, वही ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, वही हवाला कारोबारी, वही काले कुबेर, वही ड्रग स्मगलर, वही पॉलिटिकल पार्टियों को क्यों दिखते हैं? अच्छे लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? और अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए कानून नहीं बदल रहा है। जब तक कानून, अब वही बात हो गई, पहले मुर्गी की पहले अंडा। कानून बदलेगा तो अच्छे लोग आएंगे, और अच्छे लोग आएंगे तो और अच्छे कानून बनाएंगे। तो कम से कम पहले ये कानून तो बदले जिससे अच्छे लोग तो आना शुरू करें। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। आप जिस भी पार्टी को वोट देते हैं वोट दीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा बहुत कम से कम अच्छे कानूनों की बात करिए। अच्छा कानून बनेगा तो व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी तो हमारे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। नहीं तो इसी तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी में हमारे दादाजी की उम्र निकल गई, हमारे आपके दादा चले गए, हमारे आपके पिताजी भी चले जाएंगे, हम आप भी चले जाएंगे, और हमारे बच्चों के लिए कोई ढंग का देश नहीं बन पाएगा। तो होगा कि जैसे वो ठीक ठाक होंगे, भारत से पलायन कर जा रहे हैं। भारत से हर साल लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर रहे हैं। जानते क्यों पलायन कर रहे हैं? उनको यहाँ भारत सुरक्षित नहीं लगता। सुरक्षित क्यों नहीं भारत? क्योंकि कानून घटिया है। भारत में भ्रष्टाचार क्यों है? कानून घटिया है। भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी क्यों है? क्योंकि कानून घटिया है। भारत में माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी क्यों है? क्योंकि कानून घटिया है। भारत में धर्मांतरण, घुसपैठ क्यों है? क्योंकि कानून घटिया है। भारत में रोज इतना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून घटिया है। भारत में इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है? कानून घटिया है। जो समस्या है, समाधान उसका संसद से होगा, लेकिन संसद में समाधान तब होगा जब अच्छे लोग पहुंचेंगे, और अच्छे लोग तब पहुंचेंगे जब ये 1950 का रिप्रेजेंटेशन एक्ट बदलेगा और भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 9 है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, वो बदलेगा।